हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास विषय अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात की। इस अध्याय में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे, और इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे और उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यहां देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया और अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया। भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया था। तो अब हम जो औपनिवेशिक शासन है उसका भारत के गाँवों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों देहातों में किस तरह का प्रभाव था और किस तरह का उपनिवेशवाद था और लोग उससे किस तरह प्रभावित हुए, हम उस व्यवस्था से को इस अध्याय में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बंगाल में इस पर क्या है पहाड़ियों और संथाल लोगों के बारे में जानेंगे कि उनको किस तरह से उपनिवेशवाद की वजह से प्रभावित होना पड़ा, और फिर बाद में हम दक्कन के क्षेत्रों यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों को हम जानेंगे, और वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया की कंपनी है किस तरह से स्थापित हुई और उसकी नींव कैसे मजबूत होती चली गई उसको हम जानेंगे। अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था और भिन्न भिन्न वर्गों को लोगों को क्या है कैसे उन्होंने नियंत्रित किया था उसको हम जानेंगे। तो राज्य यानी कि सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं। अब जो राज्य के कानून बनते हैं, जो राज्य के नियम बनते हैं, वह निर्धारित करते हैं कि वह किसको फ़ायदा पहुँचाएँगे, गरीबों को या अमीरों को। तो किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है और गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे, और ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार के वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर देते थे। अब जो कानून है, जो नियम कानून किसके लिए बनाए जाते थे और कौन किस उस कानूनों से प्रभावित होता था, वह भी हम जानेंगे इस अध्याय में। तो आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहास के बारे में बताते हैं, और साथ ही उन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती है कि आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षणों यानी कि यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम अपने जो इस अध्याय के स्रोत हैं उनका सहारा लेंगे, चाहे राजस्व अभिलेख हुए, सर्वेक्षणों की पत्र पत्रिकाएँ हुई, सर्वेक्षण की जो यात्री थे सर्वेक्षण करने वाले, और जो जांच रिपोर्टें समय समय पर सौंपी गईं, उनको हमने इस अध्याय में स्रोत समझकर उसका जो है उपयोग किया है, उसमें अपनी बातों की पुष्टि की है उन बातों से। तो यहाँ पर एक हमें चित्र देखने को मिलता है जो कि बैलगाड़ी से किस तरह से कपास को लेकर जाया जा रहा है। तो कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है, और चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज़ में प्रकाशित हुआ था। और अब हम बात करेंगे बंगाल और वहाँ के जमींदारों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था, और यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। और आइए यहाँ देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बंगाल और वहाँ के ज़मींदारों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो कंपनी का शासन था और उसकी जो नींव थी यहीं से फली फूली, और यहीं से जो है कंपनी का शासन मजबूत हुआ, और यहीं की क्या है सबसे पहले यहाँ के गाँव ने क्या है उपनिवेशवाद क्या होता है उसका अनुभव किया।
तो वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। अब वर्धमान बंगाल का ही एक ज़िला है, वहाँ पर क्या है, एक नीलामी की गई थी। राजा की, एक जमींदार की जो संपत्ति थी उसको नीलाम की जा रही थी, उसकी एक घटना के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो उस नीलामी के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम थे, या क्या प्रक्रिया थी, और उसमें कौन कौन हिस्सेदार थे, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सन 1797 में वर्धमान, आज के जो कि वर्धमान में एक नीलामी की गई, और यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। तो अब यह जो नीलामी की घटना थी वह पूरे क्या है, ज़िले में एक सबसे बड़ी घटना के रूप में सामने थी वहाँ के लोगों के लिए। तो वर्धमान के जो राजा द्वारा क्या है, धारित अनेक महाल यानी भू संपदाएँ जो थीं बेचे जा रहे थे। तो सन 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। अब क्या है, 1793 से ही जो इस्तिमरारी बंदोबस्त है वो लागू हो गया था, और 1797 में क्या हुआ कि वर्धमान के राजा की जो संपत्ति थी वो नीलाम होने की नौबत पर आ गई, क्योंकि वो जो राजस्व राशि थी वह चुकाने में असमर्थ हो गए थे वहाँ के राजा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राजस्व राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। तो जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थीं। और चूंकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। तो वर्धमान की जो राजा थे उनकी जो भू संपदाएं उसको नीलाम क्यों किया जा रहा था, क्योंकि जो उन्होंने इस इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू होने के अंतर्गत जो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजस्व राशि है उसको नहीं चुकाया था, इसलिए क्या है, उनकी भू संपदाएं नीलाम की जा रही थी। तो नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे, और संपदाएं यानी कि महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर्स को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दे गया, और उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे। अब क्या है, जब नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी और नीलामी में जो राजा की ज़मीनें या महाल बेचे जा रहे थे, तो उसमें क्या है, जो नीलामी की प्रक्रिया में जो भाग ले रहे लोग थे वह क्या है, राजा के अपने ही एजेंट या अपने ही रिश्तेदार और हुआ करते थे, जो कि राजा द्वारा ही खरीदारी कर रहे थे। तो उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था, और नीलामी में 95% से अधिक बिक्री क्या है, फर्जी थी। और वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर क्या है, बेच दी गई थी, पर उनकी ज़मींदारी का जो नियंत्रण है उसी के हाथों में रह गया था। अब जो एक नाम के हिसाब से कि वो ज़मीनें राजा की नहीं है, लेकिन क्या है, उसका जो नियंत्रण है उस आज भी उसी ज़मीनों पर बना रहता था, क्योंकि जो नीलामी की प्रक्रिया है उसी के हिस्से एजेंट और उसी के जो रिश्तेदार हैं या उसी के आदमी हैं खरीद लिया करते थे, उन नीलामियों में हिस्सा लिया करते थे। तो राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था, और नीलामी में खरीदार कौन था, यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों हो रहा था, इसके बारे में क्या है, हमें बताती है। अब यह कहानी हमें क्या बताती है कि जो राजस्व है क्यों नहीं अदा कर पाया था, क्योंकि जो इस्तिमरारी बंदोबस्त के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजस्व राशि थी वो कहीं ज़्यादा उस समय की उपज से अधिक ज़्यादा थी, क्योंकि वो भविष्य को ध्यान में रखकर कीमतें तय की गई थी। और नीलामी में क्या, उसके रिश्तेदार, राजा के ही रिश्तेदार और एजेंट शामिल हुआ करते थे। तो यह कहानी में बताती है कि जो उस समय ब्रिटिश भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था वह उसका जो दृश्य है कैसा था, उसमें उनका जो किस तरीके जो शासन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रामीण भारत में। तो जो राजा पर यहाँ का राजा शब्द का उपयोग किया गया है, तो राजा का अक्सर क्या है, शक्तिशाली जमींदारों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द था। जो राजा शब्द था वो वास्तविक राजा से ना होकर एक शक्तिशाली जमींदारों के लिए उपयोग किया जाता था उस समय बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में। अब यहाँ पर है एक दृश्य हमारे सामने, इसमें है कि वर्धमान के राजा का डायमंड क्या है, हार्बर रोड्स कलकत्ता स्थित राजमहल, डायमंड हार्बर रोड है, वहाँ पर क्या है, कलकत्ता में स्थित यह जो राजमहल वर्धमान के राजा का यह राजमहल था। और 19वीं शताब्दी के अंतर्गत दशकों तक क्या है, बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले क्या है राजमहल बनवा लिए थे, और जिनमें क्या है नृत्य कक्ष, बड़े मैदान और शानदार प्रवेश द्वार हुआ करते थे। तो यहाँ पर यह वर्धमान के राजा का एक राजमहल का उदाहरण देते हुए हमें बताया गया है कि जो 19वीं शताब्दी के अंतिम तक क्या है, जो जितने भी ऐसे जमींदार थे, ताकतवर और धनिक जमींदार थे, उन्होंने क्या है इसी तरह के जो ब्रिटिश ढांचे में
में बना और ब्रिटिश स्वरूप में बना, वास्तु शैली में बना जो यह राजमहल है। इस तरह के जो राजमहल है अक्सर धनी जो जमींदार हैं वह बनवाया करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अब जो राजस्व की राशि है अदा नहीं की जा रही थी, उसकी समस्याएं क्या थी, कहाँ पर जो है यह समस्या आ रही थी कि वह जो राजस्व की राशि है वो नहीं चुकाई जा रही है। तो अनेक वर्धमान राजा की जो ज़मीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। तो यहाँ पर जो वर्धमान के राजा की जिम्मेदारी बेचने की बात है, केवल अकेली एक घटना नहीं थी, एक मात्र उदाहरण है। ऐसे क्या है 75% से अधिक जो जिम्मेदारियाँ थे वह ऐसे ही नीलाम करके हस्तांतरित कर दी गई थी। और ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे क्या है सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही क्या उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। बंगाल का विजय यानी कि 1757 प्लासी के उदय के साथ ही क्या है बंगाल पर क्या है अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया था। तभी से क्या है राजस्व राशियों को इकट्ठा करना और एक व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाना मुश्किल था इनके लिए। तो इनको लगा कि जो इस्तेमारी बंदोबस्त है उससे क्या है इनकी यह सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, और क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटने से क्या है तो अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश बढ़ेगा। अब क्या है राजस्व राशियों को और बढ़ाना और जो राजस्व राशि है उसमें विस्तार करना और जो राज्य की जो संपत्ति है उसको बढ़ाकर विकसित कर पाना, वह ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वह सोचते थे कि हम जो कृषि है और उत्पादन है उसमें क्या है वृद्धि करेंगे तभी जो हमारी राजस्व राशियाँ हैं उसमें वृद्धि होगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या है ऐसा कानून बनाया कि मजबूर होकर जो है किसानों को और जो जमींदार हैं उनको कृषि में निवेश करना पड़े। तो उस निवेश को प्रोत्साहित किया जाए और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे। अब क्या है इनको है संपत्ति के अधिकार जब तक नहीं रहेंगे तब तक क्या है उसमें कोई निवेश नहीं करेगा। तो राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया गया। अब की जो राजस्व मांग थी उसको क्या है स्थायी बना दिया गया कि अगले आदेश तक क्या है या अनिश्चित कालीन तक जो हमने राशि निर्धारित की है यही बनी रहेगी किसी भी स्थिति में। तो यदि राज्य जो है सरकार राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो क्या है कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी। अब ऐसा जो स्थायी मांग है वह निश्चित कर देने से क्या है जो कंपनी है वह जो राजस्व की मांग है वह नियमित रूप से उसकी आशा कर सकेगी या हमें तो मिलना ही है इतना वह मानकर चलेगी। और उद्यमकर्ता भी अपने क्या है पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकते हैं। अब जो पूंजी निवेश है वह करने वाला उद्यमकर्ता है वह भी यह अनुमान लगाकर चलेगा वह कि हाँ मुझे इतना जो है राजस्व राशि अदा करनी है और इतना जो मेरा ऋण अतिरिक्त बचेगा वह मेरी आय होगी। तो उससे क्या है वह भी अपना जो पूंजी है वह निवेश करेगा उस कृषि में उत्पादकता में, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। और अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों यौमन और धनी भूस्वामियों का ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने की पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। और उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। अब अधिकारियों ने ऐसा सोचा कि जो इस तरह की जो व्यवस्था है उससे क्या है जो छोटे किसान से लेकर जो बड़े भूस्वामी है उनकी क्या है इच्छा जो है कृषि में सुधार करने की और निवेश करने की बढ़ेगी, ताकि जो अतिरिक्त जो आय है वह उनकी हो सके। वह इस बात की सुनिश्चितता से वह कृषि में अधिक निवेश करेंगे और वह क्या है हमारे लिए वफादार भी बने रहेंगे ऐसे मुनाफे पाकर। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। अब जो कृषि है उसका मालिक कौन बनाए, किसे बनाया जाए, उसको क्या है राजस्व राशियों को भरने की जो जिम्मेदारी है वह किसके ऊपर होनी चाहिए, इस बात को निर्धारित करना एक समस्या के रूप में था अधिकारियों के लिए।
तो कंपनी के अधिकारियों के बीच क्या है, परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या है, लागू कर दिया गया। अब जो बंगाल के राजा थे और तालुकदार थे यानी कि जमींदार थे, उस एक इलाके और उस ज़मीन के क्षेत्र, उस इलाकों पर जो उनका प्रभुत्व था, ऐसे लोगों को क्या है, यह जो राजस्व राशियाँ इकट्ठी करने का जो था जिम्मेदारी, उसको इस्तिमरारी बंदोबस्त के रूप में लागू कर दिया गया। और अब क्या है, उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब क्या है, उनको जमींदार के रूप में जाना गया, उनको जमींदार के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था, यानी कि हर वर्ष के लिए अगले अनिश्चितकालीन अनिश्चित सालों के लिए क्या है, एक निर्धारित जो राजस्व राशि थी उसको है चुकाना पड़ता था। तो इस परिभाषा के अनुसार जो जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह क्या है, राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी कि संग्राहक मात्र था। अब क्या है, जो जमींदार था वह भूस्वामी ना होकर क्या है, सिर्फ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है उसको क्या है, एक जो उसकी राजस्व राशि है उसको इकट्ठा करने वाला आदमी मात्र बनकर रह गया। जो जमींदारियों के नीचे अनेक कभी कभी तो 400 तक गांव होते थे। अब जो एक जमींदारी है यानी कि एक जमींदार है, उसके अंतर्गत क्या है, 400 तक के जो गांव हैं उसके अंडर आया करते थे। उसके जो वसूली का काम है वह करना पड़ता था। तो कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप लेते थे और कंपनी समस्त संपदा पर कुल गांव निर्धारित करती थी। और तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गाँवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी और फिर जमींदार उन गाँवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। अब क्या है, जो कंपनी है जमींदारों को उनके हिस्से में कितनी राजस्व राशि आ रही है उसके हिसाब से उनको गाँव देते थे। तो अब जमींदार है उसकी यह व्यवस्था, उसका ये काम होता था कि वो है जो राजस्व राशि की मांग है उसको पूरा करने के लिए किस किस गाँव से और कितनी कितनी राशि उसे निर्धारित करनी है लेने के लिए या मांगना है उसको। तो और फिर जमींदार उन गाँवों से क्या है, निर्धारित राशि इकट्ठी कर लेता था और जमींदार से अपेक्षा की जाती थी कि वह क्या है, कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी क्या है, संपदा नीलाम की जाएगी। अब जो जमींदार हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि जो है राजस्व की राशि है वह नियमित रूप से और समय रहते क्या है जमा करवा देगा। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या है, उसकी नीलामियाँ जो संपदा है वो नीलाम करने का भी प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पर हम एक चित्र देख लेते हैं। तो यह चित्र क्या है, चार्ल्स कॉर्नवालिस का है और यह क्या है, इनका जो 1738 से 1805 तक और इनका जो चित्र बनाया गया है वह 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित किया गया है। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या है, कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के कमांडर थे। जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था अमेरिकी और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो जो उसके सेनापति थे ब्रिटिशर्स की साइड, तो उसके जो कॉर्नवालिस हैं यह क्या है, सेनापति थे ब्रिटिश सेना के। तो फिर क्या हुआ, जब 1793 में बंगाल में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया गया तब उस समय क्या है, कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब जो इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय क्या है, यह जो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस है बंगाल का उस समय का गवर्नर जनरल था। अब राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे। अब जो जमींदार हैं वो राजस्व राशियाँ क्यों चुका नहीं पाते थे, ऐसे ना चुका पाने के क्या कारण थे उसको हम जानेंगे यहाँ पर, या उनको चुकाने में कौन कौन सी समस्याएं आ रही थीं। कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तिमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे और जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। अब क्या है,
जो कंपनी ने यह सोचा था कि जो निर्धारित राशि हम अगर कर देंगे जो राजस्व की है, तो उससे क्या है जो जमींदार हैं वह भी एक निश्चित हो जाएगा और अपनी क्या है सुरक्षा महसूस करेगा अपने आप को, कि जो हमारी जो मेरी जो आय है वह जो मेरा प्रतिफल है, जो मेरा लाभ है वह सुनिश्चित हो जाएगा। परंतु अब हुआ क्या कि जो जमींदार है वह क्या है अधिक लागत और अधिक मांग होने के कारण क्या है यह जो राजस्व की आय है उसको भर नहीं पाते थे, और जो ये राजस्व की मांग है उसकी क्या है जो पूरी ना कर पाने से उनके जो बकाए हैं वह बढ़ते जाते थे। हुआ तो यो फिर ये जो यहाँ पर लिखा है ताल्लुकदार। अब ताल्लुकदार का शब्द क्या है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी कि संबंध हो, यानी कि जिसके साथ हमारा रिलेशन हो या हम जिसके साथ रिलेट करते हो उसे हम कहते हैं ताल्लुक, यानी उसके साथ मेरा ताल्लुक है, उसके साथ मेरी जान पहचान है, उसके साथ मेरे कुछ संबंध हैं। तो फिर जो ताल्लुक है यह शब्द था आगे चलकर क्या है ताल्लुक का शब्द क्षेत्रीय इकाई यानी कि तालुका में बदल गया, यानी तालुका यानी जिला से भी जाने लगा यह शब्द, यानी ताल्लुकदार यानी कि उस जिले का मालिक या जिले का उस क्षेत्र उस एरिया का जो है मालिक। तो आगे जाकर इस शब्द की इस तरह से जो है अर्थ बदलते गए। अब क्या जमींदारों की इस क्या है असफलता के कई कारण थे। अब जो जमींदार हैं वह राजस्व राशि जमा नहीं करवा पाते थे और उन पर क्या है जो कर्ज है वह बढ़ता जाता था। तो इसके क्या कारण थे, ऐसा करने की जो असफलता थी उसके कई कारण थे। तो पहला कि प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। अब राजस्व राशि जो है बहुत ऊंची थी, इस वजह से भी वह नहीं भर पाते थे। अब क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती के विस्तार होने में आय में वृद्धि हो जाने पर क्या है भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकेगी, और इस प्रत्याशित हानि को कम करने के लिए के ही स्तर पर क्या है रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा था और इसके लिए दलील दी थी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ सैन्य कम होता जाएगा। अब राजस्व की राशि ना चुका पाने का जो एक कारण था कि जो राजस्व की मांग है वह बहुत ऊंची थी। अब ऊंची क्यों थी, क्योंकि यह जो मांग थी और जो यह राजस्व की आय थी राशि थी इसको क्या है आने वाले कई सालों तक अनिश्चितकालीन तक क्या है इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती थी, और इसलिए उसको आगे ध्यान में कृषि की उपज और लागत और उसकी उत्पादकता में वृद्धि को ध्यान में रखकर इन कीमतों को क्या है निर्धारित किया गया था, ताकि जो आगे चलकर जो उसमें जो उनकी हिस्सेदारी है वह कम ना हो सके और उसमें क्या है अब परिवर्तन ना करने की स्थिति में क्या है पहले से ही उन राजस्व की जो राशि थी उसमें ऊंची मांग रखी गई थी। तो उसको पूरा ना कर पाने की वजह से क्या है अभी इन जो जमींदार थे इनकी जिम्मेदारियां नीलाम की जा रही थी। तो ऐसी मांग रखी जा रही थी जो धीरे धीरे कृषि की उपज और उसमें जो उसकी आय में वृद्धि होती जाएगी, तो यह क्या है जो कीमतें हैं वह कम होती जाएंगी, वह राजस्व की राशि की जो कीमतें हैं वह ऊंची नहीं रह जाएंगी। अब दूसरा कारण यह था कि यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी और जब कृषि की उपज की दशकों में नीची थी। अब जब यह जो इस्तेमारी बंदोबस्त है यह जो मांग थी यह क्या उस समय जो लागू की गई थी व्यवस्था, जबकि कृषि क्या है बहुत उसकी हालत ख़राब थी, उसमें जो उपज है वह बहुत नीची थी। तो जिससे क्या है रैयत किसानों के लिए क्या है जमींदार को उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल था। अब जो कृषि से उपज ही नहीं हो रही थी और पहले ही कीमतें इतने ऊंचे स्तर पर तय की गई थी, तो क्या है जो किसान थे वह क्या है जमींदारों को जो उनकी राशि चुकानी पड़ती थी वह नहीं चुका पाते थे, और फिर आगे क्या है स्वयं जमींदार किसानों से क्या है राजस्व राशि इकट्ठा नहीं कर सकता था। अब जो जमींदार है वह किसानों से राशि स्वयं इकट्ठी नहीं कर सकता था, वह क्या है कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। अब जो इतनी बड़ी राशि है उसको जमींदार स्वयं भी चाहे अगर भरना तो नहीं भर सकता था, तो बिना किसानों को से इकट्ठा किए इस राशि को कैसे भर पाता, तो इससे क्या है वह राशि ना जमा करवाने में चूक जाता था।
और तीसरी क्या है, जो समस्या आ रही थी, राजस्व असमान था। अब जो राजस्व की राशि है वह क्या असमान थी। कोई इसमें निश्चित नहीं था कि किस आधार पर कितनी राशि ली जाएगी। फसल अब क्या है, अच्छी हो या ख़राब हो, जो राजस्व की राशि का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। अब जो इस व्यवस्था में क्या है, यह नहीं देखा जाता था कि किसान की उपज अच्छी हुई है या ख़राब हुई है या नहीं हुई है, हो पाई है तो भुगतान की राशि माफ़ कीजिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। चाहे जो उपज है फसल की हो या ना हो, लेकिन राजस्व राशि क्या है वो चुकाना अनिवार्य था। तो वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार, अब क्या है, एक सूर्यास्त विधि का कानून भी बनाया गया था। अब इसके अनुसार क्या था कि यदि निश्चित जो तारीख थी सूर्य अस्त होने तक, अब जो जिस तारीख को जो राजस्व राशि जमा करवानी थी, तो उस राशि की जो सूर्य अस्त यानी कि सूर्य डूबने तक जो भुगतान नहीं आता था, तो उस जमींदार की जो है जमींदारी है नीलाम की जा सकती थी। और चौथा क्या था समस्या, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। अब जो इस जमींदार थे उनमें क्या है, उन कचहरियाँ थी उनके अंतर्गत, उनकी अपनी वह सेना रख सकते थे और भी अपने जो एक तरह से प्रशासकीय काम है वह अपने क्षेत्र में करते थे। लेकिन अब जो इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होने से क्या हुआ, उनकी सभी शक्तियाँ छीन ली गई और मात्र उनको एक पैसा वसूलने और जो राजस्व राशि को संग्रहकर्ता के रूप में ही उनको इतनी ही शक्ति प्रदान थी, उन अतिरिक्त शक्तियाँ उनसे छीन ली गई। तो कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी। अब क्या है, कंपनी जमींदारों को एक महत्व तो देती थी, लेकिन वह क्या उनको नियंत्रित में और विनियमित करना चाहती थी, उनको एक कंट्रोल में रखना चाहती थी अपने, और उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। अब जो उन जमींदारों की अपने इलाकों में स्वायत्तता थी, उनका जो शासन था उसको सीमित करना चाहती थी, और फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भी भंग कर दिया गया इसी को बनाए रखने के लिए, और सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। अब जो जमींदार की जो क्षेत्र था, उसका जो इलाका था, उस इलाके से सीमा का शुल्क वसूल करने का हक जमींदार को था, लेकिन उस हक को भी अब समाप्त कर दिया गया, और जो कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा गया। जो कचहरी थे उस इलाकों के, वही जमींदार उसमें फैसले कर सकते थे, उसमें फैसले सुन सकते थे, लेकिन अब उनको भी क्या है, कलेक्टरों को हस्तांतरित कर दिया गया। जो कंपनी द्वारा निर्धारित कलेक्टर्स थे, नियुक्त कलेक्टर्स थे, उनको इसकी देखरेख सौंप दी गई। अब जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति जो है वो भी छीन ली गई। अब जो जमींदारों के पास जो शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपने क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को नियंत्रित करने की जो शक्ति थी, वह भी जमींदारों से अब छीन ली गई। तो उस समय के साथ साथ कलेक्टर्स का कार्यालय सत्ता के एक विकल्प के केंद्र के रूप में उभर आया। अब जो शक्तियाँ ज़्यादातर जो जमींदारों के पास, साहूकारों के पास हुआ करती थी, वह अब कलेक्टरों के पास रहने लगी थी वह शक्तियाँ। तो अब क्या है, एक जो कलेक्टर का कार्यालय है, एक सत्ता के नए रूप के केंद्र के रूप में वह है क्या उभरने लगा था। तो जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जो जमींदार को जो जितने भी अधिकार थे उसको सीमित कर दिया गया, बहुत घटा दिया गया, और क्या है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। और एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका, तो कंपनी के एक अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को ख़त्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर क्या है, अमला कहते थे। अब जो जमींदार स्वयं उस राजस्व राशि को इकट्ठा करने नहीं जाया करते थे, बल्कि वह जमींदारों को एक अधिकारी हुआ करते थे उनके पास, जो कि राजस्व राशियों को इकट्ठा करते थे, जिसको हम आमतौर पर क्या अमला कहते हैं, अमला के नाम से जाना जाता है। तो गाँव में आता था और क्या लेकिन राजस्व संग्रहण एवं पारिवार्षिक समस्या थी, और कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतें। अब यहाँ पर क्या है कि जो जमींदार हैं, जो राजा हैं, उनका क्या है, प्रभुत्व बिल्कुल समाप्त होने लगा था। केवल और केवल वह एक संग्रहकर्ता, राजस्व राशि के संग्रहकर्ता मात्र थे, और वह भी स्वयं इन राशियों को इकट्ठा नहीं किया करते थे।
अब जो जमींदार थे वह क्या है, गांव में राजस्व राशि इकट्ठा करने के लिए वह एक अमला अधिकारियों को नियुक्त किया करते थे। वह जो गांव में जाकर राजस्व की राशि है वह इकट्ठी किया करते थे। अब यहाँ पर रैयत शब्द का जो प्रयोग है अंग्रेजी के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। अब जो अंग्रेज थे वह किसानों को क्या है, रैयत नाम से जाना करते थे और अपने विवरणों में रैयत लिखा करते थे। तो जो बंगाल में रैयत ज़मीन को खुद काश्त नहीं करते थे। अब जो बंगाल के जो किसान थे वह क्या ज़मीन को खुद नहीं काश्त करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे देते थे। जो किसान थे वह खुद ज़मीन को नहीं जोतते थे, जो खुद उस पर कृषि नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत और भी नीचे के जो गरीब किसान थे उनको दिया करते थे पट्टे पर। तो जो फिर अब क्या है, कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण क्या है, किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था। अब जो नीची उत्पादक लाग और अधिक मांगों के कारण क्या है, जो उनकी देय राशियाँ थी किसानों की वह नहीं चुका पाते थे। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी करते थे। अब जो रैयत हैं वह क्या है, जानबूझकर भी कभी कभी भुगतान में देरी किया करते थे। और धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदारों को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। अब जो गाँव में कुछ प्रभुत्व रखने वाले लोग थे, जैसे कि मुखिया हुए और वहाँ के जोतदार या उनको मंडल के नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है, इन जमींदारों को परेशानी में देखकर खुश होते थे। अब क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और जमींदार वाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। अब क्या है, जमींदार इनके लिए अगर यह राशियाँ नहीं चुकाते थे तो इनका कुछ कर नहीं सकता था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अब वह कर इतना सकता था कि वह अदालतों में क्या है, इनके खिलाफ मुकदमा चला दिया। मुकदमा चलाने से होगा क्या, जो कार्रवाइयाँ थी वह उसमें एक लंबी प्रक्रिया चलती थी, जिसमें क्या है, बहुत से केस पेंडिंग पड़े हुआ रहते थे। तो जो न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी, तो जिससे क्या है और परेशानियां बढ़ जाती थी। तो 1798 में अकेले क्या बर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। अब जो अकेले जो बर्धमान का क्षेत्र था उसमें 30,000 ऐसे मुकदमे जो न्यायिक प्रक्रिया में निलंबित थे, जो लंबे समय से लटके पड़े थे। तो इस तरह का अगर जमींदार जो है वह न्यायिक प्रक्रिया का सहारा भी लें तो कोई फ़ायदा नहीं था। अब क्या है, जोतदारों का उदय किस तरह से हुआ और कैसे जो जमींदार हैं उनका जो प्रभुत्व है समाप्त होता गया, हम उसको जानेंगे। तो 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूहों और गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। अब जैसे जैसे 18वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, 1790 के दशक में, कि जो जमींदार हैं उनका जो प्रभुत्व है ख़त्म होता जा रहा था या जो है वह कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। तो गांव में जो धनी किसान थे, जो जोतदार के रूप में उभरे, वह क्या अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे अपने उस गांव और उन क्षेत्रों में। तो फ्रांसीसी बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर ज़िले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। तो जोतदारों के बारे में हमें कैसे पता लगता है, फ्रांसीसी जो बुकानन था, जो एक सर्वेक्षण करता था, वह क्या है, अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, सर्वेक्षण करने के लिए उसके जो उद्धृत अभिलेख हैं उसमें हमें पता लगता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने क्या है, ज़मीन के बड़े बड़े रकबे को कभी कभी तो कई हज़ार एकड़ में फैले अर्जित कर लिए थे। अब क्या 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक जो दशक था उसमें क्या है, आते आते जो जोतदार इतने मजबूत हो गए थे, उनके पास की ज़मीनों के बड़े बड़े रकबे यानी कि बड़े बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। और कई बार तो यह जो हज़ारों एकड़ में फैले हुए जो खेत हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके पास रहते थे, वह अर्जित कर चुके थे। तो स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका जो नियंत्रण था, जो स्थानीय व्यापार की जो प्रणाली थी और जो साहूकार व्यवस्था थी उसमें भी अब उनका नियंत्रण था, यानी कि लोगों को कर देना और ब्याज इकट्ठा करना, वह भी उनके ही नियंत्रण में था। और इस प्रकार से वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे और उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों और अधियारों या बरगादरों के माध्यम से जोता जाता था। अब जो इन जोतदारों की जो ज़मीनें थी वह स्वयं उस ज़मीन पर नहीं जोता करते थे, बल्कि आगे जो
छोटे मझोले किसान हुआ करते थे, उनको यह ज़मीनें क्या है पट्टे पर या अधिया बटाई के रूप में दिया करते थे, जो खुद क्या है अपने हल लाते थे और उस खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे दिया करते थे, और इसी तरीके को कहते हैं बटाई या बटाईदार, ठीक है, व्यवस्था। तो गांव में जोतदारों की शक्ति और जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। अब जो गांव में जो जोतदार है उनकी शक्ति जमींदारों के मुकाबले कहीं ज़्यादा हुआ करती थी, और जमींदार के विपरीत जो शहर इलाकों में रहते थे। अब जो जमींदार क्या है शहरी इलाकों में रहते थे, तो जोतदार क्या गाँव में ही रहा करते थे, तो उससे क्या है लोगों के बीच में और गाँव के बीच में उनकी जो पकड़ है और मजबूत रहा करती थी और प्रत्यक्ष रहा करती थी, और गरीब जो ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर क्या है सीधे नियंत्रण का जो प्रयोग करते थे। और जमींदारों द्वारा गांव की जो जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले जो प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। अब जो गांव में जो लगान बढ़ाई जाती थी जमींदारों द्वारा, तो उसका जो है वह विरोध किया करते थे जो जोतदार थे, और जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। और जो जमींदारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो अधिकारी नियुक्त थे, तो उनको क्या है अपना जो काम करने से क्या है यह रोकते थे जो जोतदार थे। अब जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे। अब जो रैयत थे, जो जिन्होंने उनसे उधार लिया है या जो उनकी ज़मीनों पर जुताई कर रहे हैं, बटाई पर जिन्होंने उन जोतदारों की ज़मीनें ली हैं, वह क्या उनके ही नियंत्रण में रहते थे और उन पर ही निर्भर थे, तो वह क्या वो आपस में एकजुट थे। अब उनकी ना एक बार कह देने पर कि आप जमींदारों को क्या है राजस्व राशियाँ जमा नहीं करवाओगे, तो वो क्या है वैसा ही करते थे, तो राजस्व को भुगतान में जानबूझकर अब देरी करवा देते थे जो जोतदार थे। तो सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जो जमींदारी है नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लेते थे। अब जो जोतदार हैं वह जानबूझकर ये भुगतान क्यों देने में देरी क्यों करवाते थे, ताकि जो जमींदार हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं राजस्व राशि जमा ना करवा पाने की स्थिति में नीलाम कर दी जाएंगी, और फिर वह उन राशियों को स्वयं खरीद ले। उन जो जमींदारी है वह स्वयं उसमें हिस्सा लेकर उसकी नीलामी में उस जमींदारी को खरीद लेंगे। तो ऐसा कुछ सोचकर वह गाँव के जो किसान थे उनको अपने पक्ष में कर इन राजस्व राशि को भुगतान ना करने के लिए उकसाते रहते थे। तो यहाँ पर हमें एक दृश्य दिख रहा है घर या गांव का, तो इसमें क्या है बंगाल के गांव का दृश्य है। जॉर्ज चिनरी द्वारा क्या है 1820 में इसको बनाया गया था, और चिनरी भारत में क्या है 23 वर्ष और 1802 से 1825 तक रहा था, और उस क्या है दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें से आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र और भूदृश्यों चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। और नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिया गया है, और उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। तो जो यहाँ पर चिनरी के बारे में बताया गया है कि 1820 में बनाया गया यह चित्र है, और चिनरी जो 1802 से 1825 के बीच भारत में 23 वर्षों के शासन में रहा है, और उसने क्या है लोगों के आम जनजीवन से जुड़े हुए हमें दृश्यों को दिखाने और उनसे संबंधित भूदृश्यों को हमें सामने रखने का प्रयास किया है उसने। तो इसी तरह के ग्रामीण दृश्य को दिखाया है, और इस तरह के जो घर बने हैं, इस तरह के घरों में क्या है गाँव के जो जोतदार हैं वह रहा करते थे। अब क्या है दिनाजपुर के जोतदार, इस हम स्रोत एक को पढ़ लेते हैं। तो बुकानन ने बताया है कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे, और भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे। अब क्या है यहाँ पर बताया गया कि जो जोतदार थे वह किस तरह से जमींदारों की जो शक्ति है और उसके जो अनुशासन, उनके जो नियम कानून थे उसकी उल्लंघन करते थे, उसकी उल्लंघना करते थे, और भूस्वामी क्या है इस वर्ग से के लोगों से पसंद नहीं करते। जो भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, वह जो ये जोतदार उभरता वर्ग था इससे नाराज रहा करते थे, क्योंकि वह उनकी काम में बाधा उत्पन्न करते थे। लेकिन अब यह भी स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, अब क्योंकि इनके बिना ज़रूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। अब ऐसा भी उनका जो प्रभुत्व था गाँव में वह भी होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर उनका जो प्रभुत्व नहीं होगा, अगर धनी नहीं होंगे, तो वह जो छोटे किसान है और कृषि करने के लिए उनको पास पैसा उधार कौन देगा। तो उनका इसलिए इस महत्व से भी बहुत महत्वपूर्ण और अहम योगदान रहता था इस व्यवस्था में।
तो अब जोतदार जो है बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते थे। जोतदारों के अंतर्गत क्या है, बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थीं और बहुत ही क्या है, गठीले और ज़िद्दी हैं और यह जानते हैं कि ज़मींदारों का उन पर कोई वश नहीं था। अब यह जो जोतदार हुआ करते थे वह बहुत ज़िद्दी हुआ करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो ज़मींदार है उनका उन पर कोई वश नहीं चलने वाला है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते थे। अब जो जोतदार हैं वह क्या है, राजस्व तो उनके पास बहुत होता था, लेकिन वह क्या है, राजस्व देने से हिचकिचाते थे और बहुत कम हिस्सा उस राजस्व का देते थे, अपने राजस्व का। तो लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ क्या है, बकाया रकम रख दी जाती थी और उनके पास उनके पट्टे की हकदारी के ज़्यादा ज़मीनें थीं और ज़मींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें हज कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के 2 घंटे से 1-2 घंटे के लिए कचहरी में रोक लेते थे, तो वह तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना, पुलिस या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते थे और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। और इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जा रहे थे और जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते थे। अब जो जमींदार है वह क्या है, इन जो जोतदार है इनका क्या है, जितना राजस्व होता था उसका बहुत कम हिस्सा ही यह दिया करते थे जमींदारों को राजस्व के रूप में, और हर किस्त में कुछ ना कुछ जो राजस्व राशि है वह बकाया रख लेते थे। अब क्या है, अगर इनकी कोई शिकायत जो जमींदार करता भी है तो उनको क्या है, अगर डराने धमकाने के लिए पुलिस थाना में बैठाया भी जाए 1-2 घंटे, तो वह क्या है, इसके खिलाफ क्या है, कचहरी में चले जाते थे, मुंसिफ की कचहरी में, और वहाँ पर दर्ज करा देते थे मुकदमा कि इन्होंने क्या है, हमारा अपमान किया है। तो इस तरह के जो मुकदमे थे और उससे क्या है, एक लंबी प्रक्रिया थी इसमें निर्णय आने की। तो इस तरह के जो लंबे वाद विवाद वाले इसके जो फैसले आने की जो समय था उसमें लंबा समय लगता था। इसके क्या है, बहुत से ऐसे मामले क्या है इकट्ठे होते जाते थे। तो दिनाजपुर के जोतदारों का एक कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलता है बुखारन के सर्वेक्षण से। तो उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली था। अब जो उत्तरी बंगाल है वह क्या है, वहाँ पर जो जोतदार था वर्ग था वह सबसे अधिक शक्तिशाली था। और हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरे थे। अब हालांकि जो बंगाल के अन्य इलाके थे वहाँ पर जो धनी किसान थे वह भी, और गाँव के जो मुखिया हुआ करते थे वह भी क्या है, एक देहाती इलाकों में प्रभावशाली वर्ग बनकर उभरा उनका भी, और कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था। तो जो कुछ जगह थे बंगाल के अलग जो क्षेत्र थे उनमें क्या है, कहीं पर हवलदार इनको और कहीं पर मंडल के भी नामों से और गांटीदार या मंडल के नामों से भी जाना जाता था। तो उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का जो कमज़ोर पड़ना अस्वाभावी था। जो अब जैसे जैसे एक नया वर्ग जो जोतदार वर्ग, जो हवलदार या गांठीदार या मंडल वर्ग जो उभर रहा था, तो उससे क्या है, जो जमींदारों की जो उनकी जो स्वामित्व था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा था, और कमज़ोर होना जो असंभावी था। अब हम जमींदारों की ओर से क्या है प्रतिरोध, इसको हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।